फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसे पूरा गौतम बुद्ध नगर जानता है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजकुमार भाटी जी, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं। जैसे हमने कल ही डाला कि राजकुमार भाटी जी से हमारा एक इंटरव्यू होगा। तो राजकुमार जी, हमारे पे जो सबसे ज़्यादा अभिभावक इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर राजकुमार भाटी कौन है। जो युवा पीढ़ी है वो ये जानना चाहती है कि आपकी जो ये बौद्धिक वैचारिक जो तर्क होते हैं उससे सभी प्रभावित होते हैं। वो थोड़ा सा ब्रीफिंग हम चाहते हैं संक्षिप्त में कि आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आपने समाज में संघर्ष किया और किस तरह से आप उभर गए। देखिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में 3-4 चीज़ें सहायक होती हैं। एक तो हेरिडिटी करेक्टर होता है काफ़ी हद तक, उसकी शिक्षा और उसका वातावरण, वो कैसे लोगों के संपर्क में रहा, किन लोगों से मिला, तब उससे उसकी सोच बनती है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिली और अच्छे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। मैंने जो एक समझ पैदा की, मेरे अंदर जो समझ पैदा हुई, मैंने अखबारों में श्री प्रभाष जोशी, श्री उदयन शर्मा, मस्तराम कपूर, सुरेंद्र मोहन जैसे लेखकों को पढ़ा। मैंने किताबें पढ़ी तो राहुल सांकृत्यायन, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े। जनवादी लेखकों को पढ़ने का मौका लगा। मैं कवियों, साहित्यकारों के संपर्क में रहा और अच्छे पत्रकारों के संपर्क में रहा और अच्छे नेताओं के संपर्क में रहा। मैंने वीपी सिंह, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव जी, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, इन लोगों को सुना, उनसे सीखा, एक समझ बनी। तो ये इन सब की वजह से ही मुझे लाभ हुआ। उन्हीं वही अब मैं इस बात का श्रेय उन्हें देना चाहूँगा कि उनकी वजह से एक सोच विकसित हुई। राजकुमार जी, पहले भी समाजवादी रही है हमारे क्षेत्र में और समाजवादी से और पहले भी बड़े नेता रहे हैं। लेकिन समाजवादी में अब हम देखते हैं, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जाते हैं, जुड़ते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है अलग से कि राजकुमार भाटी जी से प्रेरित। आखिर आप ये समाजवाद का वो आप क्या बताते हैं उन्हें, वो किस तरह का ये समाजवाद क्या है जो वो आपसे प्रेरित होके वो ज्वाइन कर रहे हैं आपके विचारधारा से, और आपकी नज़र में ये समाजवाद क्या है। आप इस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा बताएं ये समाजवाद के बारे में। नहीं, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। जब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की 2009 में, उससे पहले मैं देहात मोर्चा नाम का संगठन चलाता था। उस तो समाजवादी पार्टी जब मैंने ज्वाइन की तो मैंने ये महसूस किया कि समाजवादी पार्टी में नए युवाओं को समाजवाद क्या है, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, उन्हें समझाने का और नए लोगों को जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जी। तो मैं जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ तो और लोग नेता थे, हमारी चलती नहीं थी, तो हम प्रयास भी करते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से हमें मौका मिला है। हमें समाजवादी पार्टी में हमारी इतनी हैसियत है कि हम निर्णय ले सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम सीधे मिलते हैं, उनसे लोगों को मिलवा सकते हैं। तो हमने अभियान चलाया बाकायदा, और अब जो समाजवादी पार्टी की ज़िले में टीम है, उस टीम के बीच में बड़ा अच्छा सामंजस्य है। हमारा जिलाध्यक्ष हैं इंदर प्रधान, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, बाकी दूसरे लोग हैं और मैं हूँ। तो हम गांव में जा जा के और गोष्ठियाँ करके और मीटिंगें करके लोगों को समझाते भी हैं और युवाओं को जोड़ते हैं। तो पिछले 2 साल में समाजवादी पार्टी अब इस ज़िले की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और समाजवादी पार्टी में बहुत बुद्धिजीवी, विचारवान और संघर्षशील लोग जुड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं समाजवादी विचारधारा की व्याख्या आपसे सुनना चाहें हमारे दर्शक, तो आप क्या कहेंगे संक्षिप्त में कि समाजवादी विचारधारा क्या है। समाजवाद का अगर एक वाक्य में हम विश्लेषण करना चाहें, एक वाक्य में परिभाषा करना चाहें, तो समाजवाद का मतलब है जो जो अंतर है, जो खाई है बीच की, उसको पाटना, अंतर को कम से कम करना। अब वो अंतर क्या है? अमीर गरीब का अंतर, जातियों का अंतर, भेद, धर्म के नाम पे भेद, रंग के नाम पे, लिंग के नाम पे, हर भाषा के नाम पे, हर तरह के भेदभाव को और जो उसको अंतर को कम करना, ये समाजवाद है। यानी अमीर गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि कम गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी की रोज़ाना की आमदनी में 10 गुने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, जो हमारा विदेश में भी काफ़ी हद तक हो रहा है
कि अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी सेन गुप्ता कमेटी की, तो उसमें ये बताया गया कि देश में 80 करोड़ लोग, ये लगभग 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट है, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी दैनिक आमदनी 20 रुपये से भी कम है, 20 रुपये यानी 600 रुपये महीना। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी करोड़ों में रोजाना की आमदनी है। तो ये जो इतना अंतर है ये नहीं होना चाहिए, ये समाजवाद की भावना है। अमीर लोगों पर टैक्स लगाओ, गरीब लोगों को राहत दो, जाति के नाम पर भेद मत करो, धर्म के नाम पर भेद मत करो, धर्म के नाम पर नफरत मत फैलाओ। लेकिन आपकी पिछली सरकारों पे 2 आरोप ऐसे लगते आए हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी मुद्दे को उठाती है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो दबंग लोग आने लगते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। दूसरा कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को बढ़ावा नहीं देती, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को दबाती है। तो इस तरह की इमेज जो है पहले से आरोप लगाती हैं विपक्ष की पार्टियां लगाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी और पूंजीवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पूंजीवादी है और सामंतवादी है और सांप्रदायिक है। सामंतवादी लोग वो होते हैं कि गांव में 2 चौधरी होते हैं और वो पूरे गांव को अपना गुलाम समझते हैं, और गांव का कोई गरीब नौजवान अगर उनके सामने सीना तान के खड़ा हो जाए कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, तो उसे वो गुंडागर्दी बताते हैं, उसे वो अपराधी बताते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमें कहती है कि इनकी सरकार में दबंगई होती है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गरीब गुरबा गांव के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग सीना तान के चलने लगते हैं बाजार में, और उसे ही ये दबंगई बताते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग इनके सामने नज़र झुका के चलें, तू ना कहें, बोलें नहीं। ये व्यवस्था इन्हें अच्छी लगती है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुंडागर्दी कौन करेगा? जिसके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने सड़क पर जाते हुए किसानों को कुचल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 150 के करीब लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में हत्या करा दी। किसी के भी घर में जाके बुलडोजर चला देते हैं। पंचायत चुनाव में आपने देखा महिलाओं की साड़ी तक उतारी गई सड़क पर, पर्चे दाखिल नहीं करने दिए गए। खुद मुख्यमंत्री, इनके जो मुख्यमंत्री हैं आज उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ 12 मुकदमे थे जो उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वापस ले लिए। इनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे, 10 मुकदमे। इनके अभी ADR की रिपोर्ट आई है, इनके लगभग 100 कुछ विधायक, 120 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक 323 की शिकायत तक नहीं है, और हमारी पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देती। तो हमें तो गुंडों की पार्टी बताते हैं, और वो साफ हो गए। ये जिला ऐसा एकमात्र जिला है शायद भारतवर्ष का कि जो पूरी तरह अधिग्रहण की चपेट में है। यहाँ की सारी ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं। यहाँ पर 3-4 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। यहाँ पर NTPC भी है, यहाँ पर अभी DMIC भी चल रही है, अभी यहाँ पर कई योजनाएं आ रही हैं। तो ज़मीन जिनकी ली गई है, जो किसान थे, खेती किसानी से अपना रोज आजीविका चलाते थे, जो उनका रोजगार था, और जो पीढ़ियों से परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, उनकी ज़मीन आपने छीन ली, उनका परंपरागत पैसा ख़त्म कर दिया, तो उन्हें नए जॉब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ये अधिग्रहण के कानून में भी लिखा हुआ कि जिनकी ज़मीनें आप लोगे उनके बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देकर योग्य बनाओगे और उन्हें जॉब दोगे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करोगे। पुनर्वास का मतलब घर दे देना नहीं है, पुनर्वास का मतलब रोजगार देना भी है, शिक्षा और रोजगार। इस पर सरकारों ने कोई काम नहीं किया, प्राधिकरण ने बिल्कुल काम नहीं किया। और पिछले 5 साल में बीजेपी के शासन में हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि कंपनियों के विज्ञापन जब निकलते हैं तो उनमें नीचे लिखा होता है कि 250 किलोमीटर दूर तक का आदमी नहीं लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है, शिक्षा और रोजगार। दूसरी समस्या किसानों की जो ज़मीन एक्वायर हुई है, उनके कुछ आबादी के मैटर अटके हुए हैं, 64% मुआवजे के मैटर अटके हुए हैं, उनका निराकरण होना चाहिए। और इसके अलावा सड़कें और बिजली और ये सब कानून व्यवस्था, ये तो समस्याएं होती हैं। अच्छा, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में के साथ ही और भी पुलिस कमिश्नरी लगी है, तो समाजवाद या यहाँ के लोगों को भी कभी कभी बयान आते हैं कि ये पुलिस कमिश्नरी जो है वो दबाया जा रहा है कानून के द्वारा। तो इस पुलिस कमिश्नरी के बारे में क्या विचार हैं आपके? पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से यहाँ के बड़े लोगों को कोई फ़ायदा हुआ होगा, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। रिश्वत के रेट ज़रूर 10 गुने बढ़ गए हैं। थाने के
दरोगा और कोतवाल साफ तौर पे कहते हैं कि पहले एक आईपीएस होता था, हमें एक आईपीएस को महीना देना पड़ता था। अब यहाँ 10 आईपीएस बैठा दिए हैं, 10 जगह महीने जाते हैं, तो रिश्वत के रेट भी 10 गुने हो गए हैं। थानों में गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। हाँ, किसी पैसे वाले को कोई दिक्कत हो, किसी फैक्ट्री मालिक को, किसी पूंजीपति को, किसी बड़े आदमी को दिक्कत हो तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है 50-100 की संख्या में, और गरीब आदमी सड़क पर पिटता रहे, उस 112 पे कॉल करता रहे, पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती है। कमिश्नरी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, इससे कोई लाभ हमारे ज़िले को नहीं होगा। जिस तरह से युवा देखने को मिल रहा है, आपके नाम से प्रेरित हैं, प्रभावित भी हैं, तो राजनीति में आप क्या कहना चाहोगे ऐसे युवाओं को जो नव युवा है, राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, कि किस तरह की राजनीति आप चाहते हैं कि आप कर रहे हैं और युवा भी इस तरह की राजनीति करें? देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मैंने 1994 में देहात मोर्चा नाम का संगठन शुरू किया था। मैं रात को प्रशिक्षण शिविर भी लगाता था। हमारे क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का घोर अभाव था, ढूंढने से नहीं मिलते थे, थाने तहसील पर कभी प्रदर्शन नहीं होते थे, कितने जुल्म हो जाए। ये शुरुआत इस क्षेत्र में देहात मोर्चा ने की। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र में हर नागरिक को राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिक समझ होनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दों की समझ होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा पता होने चाहिए। सक्रिय राजनीति ना भी करें तो लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी जरूर करनी चाहिए। तो राजनीति किस तरह की करनी चाहिए? राजनीति करनी चाहिए अन्याय का विरोध, न्याय के लिए संघर्ष, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, और देश की एकता अखंडता कायम करने के लिए विचार। देश की एकता अखंडता तभी कायम होगी जो ये राष्ट्रवादी बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, सिखों को खालिस्तानी बताते हैं, दलितों से इन्हें नफरत है। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है इनका? मुट्ठी भर लोगों के लिए, केवल पैसे वालों के लिए और सामंतवादी लोगों के लिए? असली राष्ट्रवाद ये है कि देश के नागरिकों के बीच में भाईचारा हो, प्रेम हो, उनमें एकता हो, अंधविश्वास दूर हो, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, वैज्ञानिक शिक्षा हो, और धर्मांधता खत्म हो। ये असली राष्ट्रवाद है। आपका टिकट कब तक कंफर्म हो रहा है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि टिकट मेरा होगा या किसी और का होगा, लेकिन जो भी पार्टी निर्णय लेगी 2-3 दिन में लिस्ट जारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने समय दिया। नोएडा बीज की टीम से दीपक प्रतिहार, गौतम बुद्ध नगर।